बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार जोहार। देखो रौरमन के हमेशा कही हम कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, इकर में कृषि दर्शन में हर किस्म का रौरमन के जानकारी मिली। तो आज के जो जानकारी है ये लेवे कर आगे चलू रौरमन के दिखाते हम कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों के लिए लाभदायक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मुर्गियों को रानीखेत और गंबोरो जैसी बीमारियों से बचाने के लिए कराएं टीकाकरण। खेतों में मेड़ निर्माण आसानी से करता है बॉन्ड फार्मर। सूखे, अतिवृष्टि, प्रतिकूल मौसम या अन्य प्राकृतिक कारणों से कभी-कभी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार के नुकसान की भरपाई करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत किसान अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। किसान भाइयों, आने वाले खरीफ में फसलों की अच्छी पैदावार के लिए अभी अपने खाली पड़े खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। खरीफ फसलों की बुआई से पहले गर्मियों में ही खेत की गहरी जुताई कर कुछ दिन छोड़ देने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है। ग्रीष्मकालीन जुताई के और भी फायदे हैं, जैसे अनावश्यक खरपतवार नहीं उगते, हानिकारक कीटों का नाश होता है इत्यादि, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान समय में लत्तेदार सब्जियों जैसे नेनुआ और झींगी की फसल लगा सकते हैं। झारखंड के परिवेश में नेनुआ और झींगी की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान नेनुआ की स्वर्ण प्रभा और झींगी की स्वर्ण उपहार नामक उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रभेद अच्छी उपज देने के साथ ही चूर्ण लासिता रोग प्रतिरोधक भी है। लत्तेदार सब्जियों में नेनुआ और झींगी हमारे प्रदेश में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। जो कृषक नेनुआ झींगी लगाना चाहते हैं वे नेनुआ की स्वर्ण प्रभा और झींगी की स्वर्ण उपहार नामक प्रभेद लगा सकते हैं। इनके 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 80 से 120 क्विंटल तक नेनुआ या झींगी की उपज पाई जा सकती है। वर्तमान समय यानी गर्मी में मुर्गी पालकों को काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय मुर्गियों में रानीखेत एवं गंबोरो जैसी बीमारियों के लगने की संभावना रहती है। इन बीमारियों से मुर्गी की रक्षा के लिए एक तो टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है, साथ ही संतुलित दाना मिश्रण देना उचित होता है। कुछ फसलों को लगाने के लिए खेतों में मेड़ बनाना आवश्यक होता है। मेड़ बनाने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान बॉन्ड फार्मर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण को बॉन्ड फार्मर कहते हैं। खेतों में आसानी से मेड़ निर्माण करने के लिए इस उपकरण का निर्माण किया गया है। इस उपकरण द्वारा एक समान मोटाई के मेड़ बहुत ही कम समय में तैयार किए जाते हैं। बॉन्ड फार्मर को प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें, ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरे में तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरे मन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरम के फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है अजोला घास कर खेती। भाई तो बहुत सुंदर बात है कि अजोला घास कर खेती जो है इके हरा चारा भी कहें ना, पशु मन ले ये वरदान है। इका खाए के पशु मन अच्छा दूध करे ना, स्वस्थ रहे ना। तो चलो अजोला घास कर खेती के बारे में जानकारी चाहे तो सीधे पिक्चर कर माध्यम से रौरमन के जानकारी दिवा थी।
पशुओं को स्वस्थ रखने और उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए हरा चारा का सेवन कराना अति आवश्यक होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से दुधारू पशुओं के शरीर के भार के अनुसार उनकी आवश्यकताओं जैसे जीवन निर्वाह, विकास और उत्पादन आदि के लिए भोजन के विभिन्न तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज, विटामिन और पानी की आवश्यकता होती है। अच्छे दूध उत्पादन के लिए जरूरी है कि कम खर्चे में दुग्ध उत्पादन किया जाए। इस लिहाज से अजोला हरे चारे के रूप में आसान, सस्ता और लाभकर होता है। इसमें सभी किस्म के आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में आपको जानकारी देंगे कि अजोला घास की खेती कैसे की जाती है। इस कड़ी में आज हम कृषि विज्ञान केंद्र विशिनपुर गुमला में उपस्थित है और आज हमारे सामने उपस्थित है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज कुमार वैश्य, जो बताएंगे कि अजोला घास की खेती कैसे की जाती है। अजोला घास की खेती तो हमारे ग्रामीण किसान बहुत पहले से जानते हैं। जब धान की खेती करते थे तो उसमें एक हरी हरी सी फर्न जो होती है पूरा खेत में जो फैल जाती है, उसी को अजोला घास बोलते हैं। अजोला घास का फ़ायदा ये है कि यदि हमारे किसान भाई अजोला घास की खेती यदि अपना कोई टैंक बना करके करते हैं तो उससे फ़ायदा ये है कि उस अजोला घास की खेती को पहले हम लोग खाली धान की खेती में प्रयोग करते थे। उसमें क्या होता था कि वो किया जाता था वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होगा घास के द्वारा, अजोला घास के द्वारा, और वो हमारे वातावरण के नाइट्रोजन को जब फिक्स करेगा तो हमारे अपनी फसल में जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है उसको कम देने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ उसका ये मतलब था कि ये अजोला को हम लोग अपने खेत में डालते हैं, पूरा ये मैट टाइप का फसल में फैल जाता है तो उसमें खरपतवार भी कम आते हैं। इसके साथ साथ यदि हम जब अपनी धान की फसल को काट लेते हैं, यदि हमारे खेत में मैट टाइप का पूरा फैला है तो उस फसल काटने के बाद जब हमारा खेत सूख जाता है तो उसमें ये खेत में जुताई कर दिया जाता है तो हमारे खेत का ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाता है। पहला फ़ायदा इसका ये था कि हम धान की खेती में ये करते हैं। ये कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा इसका प्रचलन बढ़ा है। जहाँ पे हमारी डेयरी फार्मिंग करते हैं हमारे किसान भाई, उसमें यदि अपना वो अजोला की खेती करते हैं, टैंक बना करके यदि अजोला की खेती को करते हैं तो उसको हरे चारा के रूप में जानवर को खिलाने में किया जाता है। अजोला को गड्ढों, तालाब, नदी और टब आदि में आसानी से उगाया जा सकता है। साथ ही आजकल इसे उगाने के लिए बाजार में अजोला उत्पादन बेड भी उपलब्ध है। इस बेड के माध्यम से किसान बहुत ही कम समय में लगभग 15 से 20 मिनट में अजोला उत्पादन की यूनिट बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। अजोला की खेती करते हुए उसको हम अजोला की खेती यदि कर रहे हैं, 1 केजी अजोला हम निकाल लिए, उसको अच्छे से साफ़ करके इस सूखे चारे के साथ मिला करके हमारा जो भूसे का है, जो हमारा चाहे पैडी का है चाहे हमारा गेहूं का जो भूसा है उसमें मिला के देते हैं तो हमारे जानवर को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। उसके साथ साथ हमारे अजोला का भी जब खेती जो किसान भाई करते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं ज़मीन की, क्योंकि ये हमारे किसान भाई यदि अपनी आवश्यकता अनुसार उसको यदि हम हमारा 6 इंची गहराई करके यदि एक टैंक बना लेते हैं, उसमें प्लास्टिक का वो कर सकते हैं, लाइनिंग कर सकते हैं, उसमें पानी भर दें। नहीं यदि उनके पास यदि है ऐसा तो यदि कोई पुराना तालाब है वहाँ पे उसकी खेती कर सकते हैं। नहीं तो हमारे किसान भाई यदि उसका कोई सीमेंटेड अपना बना सकते हैं तो उसको बना करके उसको ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें 6 इंची यदि पानी यदि रहता है तब भी उसमें अजोला की खेती अच्छे से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। अजोला के अच्छे से वृद्धि और विकास के लिए उसमें फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें समय समय पे ये दो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र को, जैसे जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट आता है, यदि उसका प्रयोग करते हैं कि मान लीजिए हमारा 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 6 इंची गहरा का है, उसमें 250 ग्राम से आधा किलो तक का, 500 ग्राम तक का यदि सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें और उसमें करीब 2 से 3 महीना के अंतराल पर उसमें 5 केजी यदि हमारा कच्चा गोबर का यदि प्रयोग कर देते हैं किसान भाई तो उससे काफ़ी अच्छा उत्पादन को मिलता है। पशुओं को अजोला खिलाने से पहले अजोला को अच्छे से साफ पानी से धो लेना चाहिए, जिससे कि अजोला से गोबर आदि का गंध निकल जाए और आसानी से पशु इसका सेवन कर सकें। अजोला को पशु चारे, दाने, सूखा चारा आदि के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाया जा सकता है। जहां तक अजोला के फायदे की बात है तो जानकार कहते हैं कि गायों को हरे चारे के रूप में अजोला खिलाने से दूध उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है। और जो धान की खेती जो हमारे किसान भाई करते हैं,
1 सप्ताह की जब रोपाई की हुई धान की फसल हो गई है तो उसमें वो ले जा करके अपने खेत में पानी को रोक करके, पानी का बहाव को रोक करके यदि खेत के अंदर वो 3 सेंटीमीटर तक यदि पानी भी यदि है धान के खेत में, वहाँ पे एजोला डाल देंगे तो पूरे खेत में पूरा मैट टाइप का फैल जाता है। फैलने से क्या होता है कि उसमें एजोला जब फैल जाता है तो हमारे जो बीट्स आते हैं उसको सप्रेस करता है और साथ ही साथ उसमें एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन उसमें खींच करके जमा करता है, तो यूरिया जो हम ज़्यादा देते हैं उसको देने की कम आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ क्या होता है, यदि हमारे किसान भाई जब इसको पूरे खेत से काट के फसल को निकाल लेते हैं, निकालने के बाद जो एजोला मैट टाइप का फैला हुआ है यदि उसी खेत में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जुताई के साथ, तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। और यदि हमारे किसान भाई 1 एकड़ में एजोला की खेती याद करके रखे हैं, धान की खेती में कर रहे हैं, तो उसमें उनको 20 से 25 केजी यूरिया को नहीं देना पड़ेगा, वो उतना बचत कर देगा। इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को दूना फसल फायदा होगा, जैसे कि उनको एक तो रासायनिक फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ रहा है जिससे सॉइल हमारी ख़राब होगी, और यदि एजोला को डालते हैं वहाँ पर तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। यदि अपने घर के पास में गाय जो हमारी लगने वाली है या और कोई लगीन जानवर जो है, उसके लिए वो हरा चारा का भी काम एजोला करता है। मुर्गियों के लिए अजोला सबसे अच्छा चारा माना जाता है। इसके उत्पादन पर वातावरण और जलवायु का विशेष प्रभाव न पड़ने के कारण इसे आसानी से रबी और खरीफ में भी उगाया जा सकता है। धान की खेती में अजोला के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर उपज में 1 से 2 टन की वृद्धि होती है। अजोला का उत्पादन करना काफी आसान और सरल है। इसे गड्ढों, तालाब, नदी और टब आदि में उगाया जा सकता है। किसान भाई बहन मन एखन रौरमन के अजोला घास कर खेती कर बारे में पता लागलक, तो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी जो है ओल कर खेती से आर्थिक लाभ कर बारे में, तो बहुत से किसान भाई बहन मन ओल कर खेती करे ना, मगर ये खेती जो है कम भूमि में कम लागत में बहुत बढ़िया मुनाफा देवेला है ना। और सबसे बड़ बात है कि ओल कर सब्जी, ओल कर चटनी, ओल कर अचार कर स्वाद तो लाजवाब होवेला है ना। तो चलो इस संपूर्ण जानकारी अगर चाहे तो रौरम के हम सीधे लेके चलती, हमारे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवती। ओल के बारे में सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे ओल भारतवर्ष में प्राचीन काल से होता चला आ रहा है ओल की खेती। और पहले लोग जो है जैसे बिहार में, झारखंड में और प्रदेशों में किचन गार्डन में, अपना गृह वाटिका में जो है इसका खेती थोड़ा मोड़ा एरिया में करते थे, लेकिन आज ये नकदी फसल के रूप में लोग उगाने लगे हैं। नकदी फसल से उनको जो है फसल तैयार होते ही उनको बाज़ार में पैसा उनको मिलने लगता है तुरंत। इसके लिए अब नकदी फसल के रूप में लार्ज एरिया में खेती करने हमारे किसान भाई शुरू कर दिए हैं। और चूँकि ओल का इसको विभिन्न नामों से जाने जाता है, जिमीकंद, कंद, सूरन और अंग्रेजी में एलिफेंट फूट आम भी कहते हैं। तो इसका औषधि गुण भी बहुत है। औषधि गुणों में जो है इसका पाइल्स में, पेट की बीमारियों में, रक्त विकार में आदि रोगों में भी इसका प्रयोग होता है। और इस प्रकार से हमारे किसान भाई इसको नकदी फसल के रूप में उगा रहे हैं। अब इस फसल के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, सबसे पहले किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि वो मिट्टी का चुनाव कैसे करें, क्योंकि मिट्टी का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि कहीं कहीं ज़मीन जो है नीची होती है, इसके लिए हमें बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना होता है। और ज़मीन जहाँ ऊंची हो, जहाँ जल भराव ना होता हो, क्योंकि यहाँ के तो झारी मिट्टी झारखंड में पाई ही नहीं जाती, इसलिए कि 5.5 से 7 pH मान पर ओल की खेती बहुत अच्छी प्रकार से की जा सकती है। खेत की तैयारी के समय हमारे किसान भाइयों को यही ध्यान देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ जल जमाव ना हो, जल जमाव होने से पौधा सड़कर गलने लगता है और मर जाता है। दूसरी बात, खेत की तैयारी, मिट्टी के चुनाव के बाद खेत की तैयारी की बात आती है। खेत की तैयारी करने के लिए हमारे किसान भाई पहली जुताई मिट्टी पलट हल से या कल्टीवेटर से, जो उनके पास सुविधा है, या देसी हल से, बैल से भी कर सकते हैं। गहरी जुताई करके पाटा लगाना चाहिए। पाटा बार बार, जैसे पहली जुताई की पाटा लगाए, दूसरी जुताई के बाद पाटा, तीसरी जुताई के पाटा, जब तक मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी ना हो जाए तब तक मिट्टी को जो है जुताई करके पाटा लगा के उनको तैयार करना होता है। अब मिट्टी हमारी तैयार हो गई। अब बात आती है कि
बीज के चयन की, बीज का चयन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी प्रजातियां जो है जैसे गजेंद्र ओल, श्री पद्मा, कुसुम आदि प्रजातियां हैं। लेकिन हम लोग यहाँ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में गजेंद्र ओल का रिकमेंडेशन करते हैं किसान भाइयों को लगाने के लिए, कि गजेंद्र ओल की एक खासियत है कि इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा कम पाई जाती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा कम होने से इसमें चरपराहट, जो कपकवाहट होती है खाने के समय मुंह में लगता है, और यह जो है अन्य प्रजातियों से चिकना होता है। इसलिए हम इस प्रजातियों को किसान भाइयों को लगाने की बात करते हैं। प्रजाति का चयन करने के बाद अब आती है खाद तथा उर्वरक की। खाद तथा उर्वरक का उपयोग हमारे किसान भाई कैसे करेंगे, क्या क्या कितना करना है। खाद तथा उर्वरक में हमारे किसान भाइयों को 80 किलोग्राम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। ये खादों का प्रयोग करना चाहिए। ये रासायनिक खादें हैं, लेकिन उसके पहले जब खेत की तैयारी करते हैं हमारे किसान भाई, तो 200 से 250 कुंतल गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग उन्हें अंतिम जुताई के समय कर देना चाहिए, और उसमें से कुछ खाद को, सड़ी हुई गोबर की खाद को बचा के रखना चाहिए। उसके लिए जब गड्ढा बनाते हैं हमारे किसान भाई, गड्ढा बनाने का कुछ लोग लाइन में भी बुआई करते हैं, लेकिन लाइन से बुआई थोड़ा सा सफल नहीं है। चूँकि गड्ढा बना करके बुआई करने की हम बात करते हैं। गड्ढा उनको कैसे बनाना है, लाइन से दूरी उनको 75 सेंटीमीटर रखना है, और पौधे से पौधे की दूरी 75 सेंटीमीटर रखना है। गड्ढे का आकार उन्हें बनाने के लिए जैसे 75 से 75 सेंटीमीटर लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी 75 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा, उनको 30 सेंटीमीटर व्यास में गड्ढा बना के मिट्टी निकाल दें, और मिट्टी में 2 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 18 ग्राम यूरिया और 38 ग्राम सुपर फास्फेट, 15 ग्राम पोटास की मात्रा को मिट्टी में मिला करके गड्ढे में भर देना चाहिए। गड्ढे में भरने के बाद उनको अब बीज जो हम सेलेक्ट कर लिए हैं उसको उपचारित करने की बात आती है। वो बीज का चयन के बारे में उनको लगभग, अगर छोटा कंद का बीज मिल जाए तो और अच्छा होगा। यदि बड़े कंद हैं तो उनको 250 से 500 ग्राम के बीज में बीज का कटिंग मतलब होना चाहिए, एक बीज का आकार, एक कंद का आकार। यदि वो काटते हैं तो उसमें यह ध्यान देना है कि उसमें शीर्ष कलिका जरूर होना चाहिए ऊपर से। जैसे उनका 2 किलो का बीज है तो पहले 2 टुकड़ा करेंगे, फिर उसके बाद 2-2 टुकड़ा करेंगे, लेकिन ऊपर का जो कलिका बड जिसे बोलते हैं वो प्रत्येक कटिंग में आना चाहिए। उपचार करने की बात हम जब करते हैं तो उपचार करने के लिए हमारे किसान भाइयों को कच्चा गोबर लेना चाहिए। कच्चा गोबर का एक घोल बनाना चाहिए, गाढ़ा घोल बनाना चाहिए, और जैसे जितना पानी डाले हैं प्रति लीटर के हिसाब से उसमें 2 ग्राम वाविस्टीन मिलाना चाहिए। 2 ग्राम वाविस्टीन मिलाने के बाद कटा हुआ चाहे बिना कटा हुआ जो भी उनके पास कंद अवेलेबल है बुआई के लिए, उसको उसमें उपचारित करें। उपचारित करने के बाद उसको सुखा लें। सुखाने के बाद उसको वो गड्ढे में डालना कैसे है, उनको एकदम नीचे नहीं डाल देना है। पहले खाद की मात्रा को, जो भी यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास, सुपर फास्फेट है और उनके गोबर का सड़ा हुआ खाद है, सब मिलाकर पहले मिट्टी भरेंगे, तब उसके बाद इसको रखेंगे कंद को रखने के बाद ऊपर से ढक देंगे। ऊपर से ढकने के बाद थोड़ा सा वहाँ ऊंचाई कर देंगे, मिट्टी ऊंचा कर देंगे। और एक चीज़ किसानी भाइयों को बताना चाहेंगे, जैसे शीशम का पत्ता हुआ, आपका पुआल हुआ, उसके ऊपर से ढक देंगे। जब वो ढक देंगे तो उसमें उनके जैसे सिंचाई करने की ज़रूरत बार बार कम पड़ती है। और लेकिन बुआई का 2 समय होता है, एक तो फरवरी से आप अप्रैल तक बुआई कर सकते हैं, और दूसरी बुआई जून से जुलाई तक कर सकते हैं। लेकिन वही किसान भाई फरवरी में बुआई कर सकते हैं, फरवरी से अप्रैल तक, जिनके पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है। क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड के परिवेश में सिंचाई की सुविधाएं कम है, इसलिए और दूसरी बात ये भी होती है कि जो हम इधर फरवरी से मार्च में जो कंद या जो जिस ओल का हम बुआई करते हैं उसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है, और इसमें उत्पादन भी बरसात की अपेक्षा हमको कम मिलता है। तो इस प्रकार से हम किसान भाइयों को सुझाव देते हैं, जिनके पास सिंचाई की सुविधा है वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक बुआई कर सकते हैं, और दूसरे किसान भाई जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं वो भी ओल की खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण फसल है नकदी फसल के रूप में। वह जून से लेकर जुलाई तक बुआई कर सकते हैं।
इसमें कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं और इसका निदान कैसे होता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आप पूछे, क्योंकि इसके बिना तो फसल पूरी हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो एक गलन, बरसात के समय में जहाँ मतलब कुछ भी पानी भर जाता है तुरंत गलन सड़न शुरू हो जाता है, नीचे से पौधा जो है गल करके पीला पड़कर मरने लगता है। इसके लिए किसान भाइयों को सलाह दें कैप्टन 2.5 ml पर लीटर वाटर में मिला करके मिट्टी को थोड़ा सा गीला रखें। तो किसान भाई बहन मन आज के दुइयो जानकारी दिली किसान लग बढ़िया है नहीं। अरे से ले तुम कही ला रौरे मन के कि अगर रौठ को जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांतू रोड रांची। मकिल पिन कोड संख्या जरूर लिखना है, इके भूले के नखे। पिन कोड संख्या है 834001। तो रोरेमन आज मनोज वर्मा के इजाजत दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।